Hello, dear students. Welcome to the another video of विज्ञान YouTube चैनल, है ना। मेरा नाम है तेजस्वी राज और मैं हूँ आपका भौतिक विज्ञान का शिक्षक यानी फिजिक्स का टीचर। ठीक है, जो कि आया है आपको मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट को आसान से समझा देने। क्या पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, है ना। तो बेटा, पिछले क्लास में, अभी तो आपको पता है कि हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास टॉपिक खत्म हो गया है, बट इसी चैप्टर के तीन हिस्से हैं। एक था सेंटर ऑफ मास खुद, दूसरा लीनियर मोमेंटम और तीसरा कोलिजन। तो हमने लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स तक की बात पिछले वीडियो में कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आज के वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट कोलिजन। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कोलिजन। आज कोलिजन का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि कोलिजन फिजिक्स में होती क्या है, कोलिजन्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन टाइप्स को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या है कंफ्यूज मत हो, जब मैं स्टार्ट करूंगा लेक्चर तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो चलिए आज का वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फिजिक्स में कोलिजन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कोलिजन इन फिजिक्स, है ना। अब देखो चीज क्या है कि कई बार जो हम लोग जनरल टर्म्स यूज करते हैं, है ना, जैसे कोलिजन हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारे जो हम टेक्निकल टर्म्स जनरल अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इनकी जो एक्चुअल मीनिंग होती है फिजिक्स में वो काफी डिफरेंट होती है फ्रॉम व्हाट वी नो इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट। तो सिमिलरली कोलिजन जो हम जानते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट होता है एक्चुअली कोलिजन का फिजिक्स में मतलब। हम कोलिजन का मतलब क्या जानते हैं बच्चों? हम कोलिजन का मतलब ये जानते हैं कि जब दो बॉडीज आपस में टकराएंगी तो हम कहते हैं कि दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में ये माना जाता है कि जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज आपस में टकराए तभी कोलिजन हो उनके बीच में। फिजिक्स में ये माना जाता है कि मान लो दो बॉडीज हैं और किसी एक बॉडी के इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरे बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, या किसी दूसरी बॉडी की इन्फ्लुएंस की वजह से पहली बॉडी की वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा हो, तो बिना टकराए भी वी कैन से that they are doing collision with each other because they are changing the property of their neighboring body, matter और object। ठीक है, तो फिजिक्स में कोलिजन का मतलब दो बॉडीज को कांटेक्ट में आना इज नॉट द प्री रिक्विजिट। वो हो गया तब भी कोलिजन कहेंगे, बट अगर वो नहीं भी हुआ और उसके बिना ना होते हुए भी अगर दो बॉडीज ने एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया तो हम उसको कोलिजन ही कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देख लेते हैं। Collision refers to an event in which two or more than two objects come into contact with each other and interact for a very short period of time। ठीक है, एक दूसरे के साथ या तो कांटेक्ट में आते हैं या तो इंटरैक्ट करते हैं बहुत ही स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो जहां पर बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है वहां पर किसका कंसेप्ट आ जाएगा बच्चों? जैसा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वहां पर इम्पल्स का कंसेप्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी तो हम उसी फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, ड्यूरिंग अ कोलिजन various physical quantities like momentum, kinetic energy and impulse can be involved and may change as a result of interaction between the objects। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोलिजन के टाइम पर वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है, ऑब्जेक्ट पे जो इम्पल्स लग रहा है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में या सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ सकता है। सिस्टम का मोमेंटम, यू नो, मोमेंटम तो सिस्टम का खैर चेंज नहीं होगा, बट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। बट अब एक चीज ध्यान रखना, अभी मोमेंटम की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कोलिजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोलिजन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, कोलिजन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो कोलिजन है ना, वो एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कोलिजन में लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात बिल्कुल ही अपने दिमाग में बैठा लेना, उतार लेना, छाप लेना, स्टैम्प करवा लेना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट ये तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलना चाहिए बच्चों
कि कोलिजन के केस में लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलिजन को बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली पहले पार्ट यानी इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। और इस इलास्टिक कोलिजन में भी दो तरह की कोलिजन्स होती हैं, एक होता है हेड ऑन और दूसरा होता है ऑब्लिक। एक होता है हेड ऑन, दूसरा होता है ऑब्लिक। हेड ऑन का मतलब कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से आमने सामने टकरा जाए। ऑब्लिक का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट इधर है, एक ऑब्जेक्ट इधर है, दोनों के लाइन ऑफ मोशंस अलग अलग हैं और कहीं बीच में आकर ये लोग टकरा जाएं एक दूसरे से एट सर्टेन एंगल। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। क्या करवाऊंगा मैं सबसे पहले आप लोगों को, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं करवाऊंगा ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन, फिर हेड ऑन इन इलास्टिक, फिर ऑब्लिक इन इलास्टिक। ठीक है, तो बेसिकली यही है इस चैप्टर का रोड मैप जो कि हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन से, कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसकी फिजिक्स क्या होती है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यार इसमें सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते ना, बड़ी दिक्कत है, मुझे पता है, मुझे इस चीज से बहुत दिक्कत है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। ठीक है, एक u1 स्पीड से जा रहा है, एक u2 स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये है इनिशियल कंडीशन। ये क्या है, ये है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2, एक u1 वेलोसिटी से जा रहा है, एक u2 वेलोसिटी से जा रहा है, जिस तरफ डायरेक्टेड है मैंने दिखा दिया है। अब मान लो कि सिंस u1 इज ग्रेटर देन u2, जो पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो आगे वाले ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो सर ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों एक दूसरे से जाकर कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो अब ड्यूरिंग कोलिजन पिक्चर कैसा होगा, स्लो मोशन में अगर देखे तो, स्लो मोशन में देखे तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, स्थिति कुछ इस तरीके की होगी। दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे। अब जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पर उनकी थोड़ी बहुत तो डिफॉर्मेशन होगी, थोड़ी बहुत तो शेप में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा। बट क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वो जो डिफॉर्मेशन होगा वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा, जस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। एंड आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स अपने अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग कोलिजन थोड़ा बहुत तो दोनों के शेप में डिफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, but then deformation got completely lost, या फिर both the objects retains their original shape। ठीक है, इसी को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक ऑब्जेक्ट का क्या होता है प्रॉपर्टी, कि वो अपने शेप को रीगेन कर ले, उसको कितना भी खींचो मरोड़ो मुक्का मारो कुछ भी करो, बाद में वो अपना शेप रीगेन कर ले। यही होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एक प्रॉपर्टी। तो वही हो रहा है यहाँ पर, कोलिजन के बाद वो दोनों ऑब्जेक्ट्स अपना अपना शेप रीगेन कर ले रहे हैं, तो इसलिए इसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, समझो इस चीज को। आफ्टर कोलिजन, अब अगर मैं आफ्टर कोलिजन की बात करूं, उप्स आई एम रियली सॉरी। आफ्टर कोलिजन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो
दोनों ऑब्जेक्ट अपना अपना शेप रीगेन कर लेंगे, ठीक है। ये M1, ये M2। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ने एक दूसरे से टकराया है, तो दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी। तो मान लो अब ये V1 वेलोसिटी से जाने लग गया, अब ये V2 वेलोसिटी से जाने लग गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि पहले दो ऑब्जेक्ट्स U1 U2 वेलोसिटी से एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे थे, दोनों में टकराव हुआ। टकराव के टाइम पर दोनों के कुछ लेवल ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुई, बट वो एक दूसरे से जैसे ही दूर हुए उन्होंने अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लिया। इसीलिए हम इस फिनोमेना को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, क्योंकि इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है अपने शेप को रीगेन कर लेने का। जैसे ही हमने उस पर से फोर्स हटा दिया वो हो गया, और उसके बाद क्योंकि दोनों ने कोलाइड किया था एक दूसरे से, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम तो हो ही नहीं सकती, नेचुरल सी बात है। तो अब जो नई वाली वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी V1 और V2, मास M1 और M2 की आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, ड्यूरिंग कोलिजन अगर इस दोनों को मैं एक सिस्टम मान लूं, तो ये M1 लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन M2 पर, M2 लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन M1 पर। बट ये दोनों जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये दोनों क्या इंटरनल फोर्स है? क्या इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं सर, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। ड्यूरिंग कोलिजन इस दोनों ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो हमें पता है बच्चों कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो हम उसमें क्या कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम of the system remains constant या कंजर्व। प्रूव कर दिया ना कि इस इलास्टिक कोलिजन के केस में क्यों लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली बार बताया था पहली स्लाइड में कि इट इज कोलिजन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो ऐसा क्यों है मैंने प्रूव कर दिया ना, क्योंकि कोलिजन के टाइम पर या कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम एक सिस्टम मान ले, तो इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे ड्यूरिंग कोलिजन, बट वो नॉर्मल रिएक्शन था, वो इंटरनल फोर्स था। दोनों को अगर हम एक सिस्टम मान ले तो सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। और इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम, इन दैट सिस्टम द लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। तो ये आपको पता ही है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो थ्रू आउट दी थ्रू आउट दी इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। थ्रू आउट द इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम का एक ग्राफ ड्रॉ करूं टाइम के साथ, अगर मैं लीनियर मोमेंटम का ग्राफ ड्रॉ करूं टाइम के साथ, जैसे लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका कर्व क्या होगा? कुछ इस तरीके का, कांस्टेंट, है ना? क्या होगा कर्व? इस तरीके का आएगा दोस्त, कांस्टेंट आएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? क्योंकि लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, है ना? एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा। अब दूसरी चीज, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगी। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलिजन का, स्पेशली इलास्टिक कोलिजन का। मैं इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि सिस्टम जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराए, उस टकराव से पहले जो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी, उस टकराव के बाद भी उनकी काइनेटिक एनर्जी वही होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। हाँ, एक चीज है यहाँ पर समझने वाली कि ड्यूरिंग कोलिजन उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे होंगे तब डेफिनेटली इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी। बट इनिशियल कंडीशन के टाइम पर और आफ्टर कोलिजन के टाइम पर उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। क्यों? ये भी मैं बता देता हूँ। इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में देयर इज जीरो वेस्ट ऑफ एनर्जी।
पूरी की पूरी एनर्जी रीगेन कर लेती है दोनों बॉडीज अपनी अपनी, और इसीलिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। ठीक है, तो अगर के इनिशियल के फाइनल के बराबर है, बट इट इज ओनली चेंजिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बट इट विल ओनली चेंज ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, ये एचसी वर्मा की बुक में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सवाल भी पूछा गया कि क्या काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन हमेशा कांस्टेंट रहता है या बराबर रहता है? नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होता है ऑल द टाइम ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन जब हो रहा होता है, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में हो रहे होते हैं, तब उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है, उससे पहले उसके बाद में सेम रहती है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का कर्व ड्रॉ करना चाहूँ टाइम के साथ तो कैसा होगा? इफ आई वांट टू ड्रॉ कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, शुरू में कांस्टेंट ऐसे, उसके क्या हो जाएगा? बीच में थोड़ा चेंज हुआ और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ। ठीक है, क्लियर है? इसको ऑब्जॉर्व करो और ऑब्जर्व करो। ठीक है, ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्व बच्चों। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। यहां तक की चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे हम एक इक्वेशन रिड्यूस करने वाले हैं बच्चों, इन दो कंडीशन से, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझो, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक का मास m1, दूसरे का मास m2। ठीक है, इनिशियली u1 और ये u2 स्पीड से आगे बढ़ रहा था, कोलिजन के बाद m1 की स्पीड हो गई v1, m2 की स्पीड हो गई v2। ठीक है, हमें पता है ऑब्वियस सी बात है u1 इज ग्रेटर देन u2, नहीं तो कोलिजन तो हो ही नहीं पाएगा, पीछे वाले की स्पीड तो आगे वाले से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो पीछे वाला आगे वाले के साथ जाकर टकराएगा ना। ठीक है, अब देखो, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, तो p इनिशियल क्या होगा? p फाइनल के बराबर। तो p इनिशियल क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2, और ये p फाइनल क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं m1 वाले पूरे चीजों को एक साइड ले आऊं, यानी m1 ये हो जाएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, ये हो जाएगा v2 माइनस u2। m1 को एक साइड ले आया, कॉमन ले लिया, m2 को दूसरे साइड भेज दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, ये आ गया अपने को, मान लो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें दूसरा कंडीशन क्या मालूम है? दूसरा कंडीशन हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दिस वाज कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर ए, दिस इज कंडीशन नंबर बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ हर जगह से कट गया, अगेन m1 वाले को एक साइड अगर ले आएंगे तो m1 क्या हो जाएगा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और m2 क्या हो जाएगा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को ना इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। देखो ध्यान से क्या होगा, अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, m1 m1 कट गया, m2 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? u1 माइनस v1, u1 प्लस v1, a माइनस b, a प्लस b। ठीक है, तो ये u1 माइनस v1, ये u1 माइनस v1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? u1 प्लस v1। सिमिलरली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, v2 माइनस u2, v2 प्लस u2, है ना? ये v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या? v2 प्लस u2। तो हमारे पास बचा क्या? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। सही है ना? ठीक है, तो अगर u1 वाले को एक साइड ले आएंगे तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इलास्टिक कोलिजन का, ये सबसे
इंपॉर्टेंट इक्वेशन है किसका, इलास्टिक कोलिजन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, U2 माइनस सॉरी U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अब ध्यान से देखो, ये U1 माइनस U2 है क्या, ये U1 माइनस U2 जो है ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी है इनिशियल बिफोर कोलिजन की। इट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। और ये V2 माइनस V1 क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन के पहले, वही कोलिजन के बाद भी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज नहीं करेगी, दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब इसी को हम, इस रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन को हम कोलिजन के टर्म में, कोलिजन चैप्टर में एक नया टर्म देते हैं, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ऑब्वियस सी बात है, कोलिजन से पहले एक दूसरे को बॉडीज अप्रोच कर रही थी, कोलिजन के बाद वो एक दूसरे से सेपरेट हुई। ठीक है, तो कोलिजन से पहले की वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये एक टर्म है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, दिस टर्म यू नीड टू रिमेंबर। ये दोनों क्या होता है आपस में, बराबर। ठीक है, यहाँ तक चीजें बिल्कुल ही क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी बच्चों। ओके, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक 2 kg का मास है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये 3 kg का मास है जो कि 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसमें जो भी है इनका मान लो कि अगर अब हम बोल रहे हैं कि कोलिजन के बाद इस 2 kg वाले मास की वेलोसिटी हो गई V1, 3 kg वाले मास की वेलोसिटी हो गई V2। ठीक है, तो V1 और V2 बताओ, ये पूछ रहे हैं अगर कि फाइनल वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट्स की क्या होगी, तो कैसे करेंगे। हमें इक्वेशन क्या पता है, हमें इक्वेशन मालूम है ना, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, अपना ये फेमस इक्वेशन जो मैंने बोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला, ये वाला इक्वेशन। तो U1 माइनस U2, U1 क्या है 5, U2 क्या है 2, ये हो गया V2 माइनस V1। तो दैट इंप्लाइज V2 माइनस V1 क्या हो गया 3 के बराबर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, 5 माइनस 2 3। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, है ना। तो इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, M1U1 लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, बच्चे हो आप लोग, नादान बच्चे हो। ठीक है, M1 कितना है 2, U1 इज 5, M2 कितना है 3, U2 इज सॉरी U2 इज 2। ठीक है, ये हो गया 2V1 प्लस 3V2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 2V1 प्लस 3V2। तो 2V1 प्लस 3V2 क्या हो जाएगा 16 के बराबर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 3, 2V1 प्लस 3V2 इज इक्वल टू 16। करेक्ट। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व कर लेना और V1 और V2 की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ये तो आप कर ही लोगे। मेरा तो फंडा है आपको फिजिक्स सिखाना, कंसेप्ट सिखाना। अब मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना तो यहाँ पे बताऊंगा नहीं, ना ही वो मैं बताना पसंद करूंगा, ना ही वो आप सुनना पसंद करोगे, क्योंकि आप तो सीनियर हो गए हो, अभी क्लास 11th में हो, क्लास 7th की मैथमेटिक्स थोड़ी सीखनी है ना। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करो, आंसर लो। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए, कोलिजन का कंसेप्ट कैसे लगाना है। सबसे पहले हमें ये वाला इक्वेशन लगाया, ठीक है, इस वाले इक्वेशन से हमें पहला इक्वेशन मिला, उसके बाद हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, उससे हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, चलो अब देखो एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, ये 1 kg का मास है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, और ये M मास का ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये जो 1 kg का मास है इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई
u/3। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में u/3। और ये m मास की वेलोसिटी हो गई v। m मास की क्या होगी वेलोसिटी, v। तो अब मास क्या होगा ऑब्जेक्ट का, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिमिलर अपना जो पहला वाला इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन u1 माइनस यू टू इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, यहाँ पर अगर लगाएंगे तो u1 माइनस यू टू इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। ठीक है, u1 क्या है बच्चों, u1 है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। u2 इनिशियल वेलोसिटी तो m मास का 0 है ना, क्योंकि रेस्ट पे है। ठीक है, v2 क्या है, v। और v1 क्या है, v1 इज v2 इज v और v1 इज u/3। सही है ना यार, v2 इज v एंड u1 इज u/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस जो हमारा आया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको मैं बोल देता हूँ 4/3। इसको मैं बोल देता हूँ 4/3। लेट्स नॉट कीप इट एज u/3, लेट इट बी 4/3। ठीक है, इस इनिशियल वेलोसिटी और इसकी फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 4 मीटर पर सेकेंड 1 kg वाले मास की, फाइनल वेलोसिटी हो गई 4/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4/3 इज इक्वल टू v। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12 + 4 16/3। तो v की वैल्यू क्या आ गई, 16/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना तो इस ऑब्जेक्ट का मास है ना। मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। ठीक है, m1v1 1 × 4 प्लस m2v2, ये तो 0। ठीक है, उसके बाद m1v1 1 × -4/3, क्यों भाई, क्योंकि वेलोसिटी इज इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस m × v इज कितना, 16/3। तो अब ये क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू -4/3 प्लस 16m/3, है ना। ये 3 और 3 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू -4 प्लस 16m, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 16m। तो दैट इंप्लाइज m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 kg। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 kg। ये अपने को फाइनल आंसर मिल गया, क्या मिल गया, m की वैल्यू 1 kg अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास नहीं भी दिया हुआ है तो हम उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगले एग्जांपल पे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल क्या बोल रहा है कि 2 kg का मास है और एक 1 kg का मास है, दोनों की वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये 2 kg का मास मान लो v1 वेलोसिटी से जाने लग गया, और ये 1 kg का मास मान लो v2 वेलोसिटी से जाने लग गया। तो v1 और v2 की अगर वैल्यू पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, अगेन सेम, u1 माइनस यू टू इज इक्वल टू v2 माइनस v1। u1 कितना है बेटा, 2। ठीक है, u2 कितना है, 1। ये हो जाएगा v2 माइनस v1। तो दैट इम्प्लाइज v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब p इनिशियल और p फाइनल को बराबर करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो m इंटू वी, 2 × 2 प्लस 1 × 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। ये हो जाएगा 4 + 1 5। तो 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 5, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, v1 और v2 की वैल्यू निकाल लेना, निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कोलिजन्स के क्वेश्चंस को, जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन के, कि दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दोनों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दी हुई है, अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछा गया है तो इस तरीके से निकालते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट का अगर मास नहीं दिया हुआ है तो इस तरीके से निकालते हैं। कंसेप्ट तो देखो दोनों में ही सेम लग रहा है। सबसे पहले ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, उससे एक इक्वेशन निकल जाएगा। उसके बाद ये वाला कंडीशन लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन का, उससे दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा। एज सिंपल एज दैट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में हमने सेम फंडा यूज किया है, सारे क्वेश्चन में हमने सेम फंडा यूज किया है। अब एक चीज होती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। गंदा सा डायग्राम बना दिया मैंने इसके लिए। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बोलता है, ये समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये बेटा आइडिया देता है हमें, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ कोलिजन।
ये हमें क्या आइडिया देता है कि कोलिजन किस टाइप का है, उसका आइडिया देता है हमें। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है हमें पता है, वो होता है v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। ये हो गई आपका E का फॉर्मूला, ये हो गया E का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, कि E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। ओके, अब देखो कैसे बताता है E, टाइप ऑफ कोलिजन के बारे में। तो अगर E की वैल्यू 1 के बराबर है, इफ E इज इक्वल टू 1, देन हम कहते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है। देन हम क्या कहते हैं कि इट इज एन इलास्टिक कोलिजन। अगर E की वैल्यू 0 के बराबर है तो हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो हम इसको कहते हैं पार्शियली, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। ये एक तीसरा टाइप का कोलिजन होता है जो कि बेसिकली इनइलास्टिक कोलिजन का ही एक सब टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा और टेंशन मत लेना। बट अभी मैं बस आपको ई की अलग अलग वैल्यूज के लिए कौन कौन से टाइप ऑफ कोलिजन होते हैं डिफाइंड, वो मैंने आपको बता दिया। ई इज इक्वल टू 1 होगा तो इलास्टिक कोलिजन होगा, ई इज इक्वल टू 0 तो इन इलास्टिक, और ई इज इक्वल टू अगर ई 0 से 1 के कहीं बीच में है तो पार्शियली इन इलास्टिक। अब ध्यान से देखो, अगर ई की वैल्यू 1 हो गई तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, और यही तो कंडीशन है, यही तो कंडीशन है किसका, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। यही कंडीशन है ना भैया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। तो अब समझ आया कि E की वैल्यू 1 क्यों है फॉर इलास्टिक कोलिजन जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, so this is all about it for today's lecture. I know too much information was given to you in today's lecture. इससे ज्यादा अगर मैं आपको दूंगा तो आपका दिमाग फट जाएगा, आपके दिमाग से धुआं निकलना लग जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू स्टे हेल्दी, आई वॉन्ट यू टू स्टे सेन, नॉट बिकम इनसेन। ठीक है, so this is all about today's lecture बच्चों। do make sure that you subscribe to the channel, है ना, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शो सम सपोर्ट। एंड अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ नहीं समझ आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, I would love to answer your doubts. ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।